हेलो, नमस्कार। स्वागत है फिर से आपका एक बार फिर से सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 4, अपना क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दैट इज जनन स्वास्थ्य। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। और उसमें आज हम लोगों ने टॉपिक को कवर करना है। आज हम लोग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, STD, यौन संचारित संक्रमण। ठीक, चलिए चालू करते हैं। कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं, तो वो रोग जो समाज में फैल रहा है या संक्रमण जो समाज में फैल रहा है सेक्सुअल इंटरकोर्स से मैथुन द्वारा, उसको हम लोग यौन संचारित संक्रमण बोलते हैं। उन्हें सामूहिक तौर पे यौन संचारित संक्रमण या रतिज रोग बोलते हैं। STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसमिट होने वाली, फैलने वाली डिजीजेस, STD। और रतिज रोग वेनरियल डिजीजेस, दूसरा नाम इसका रतिज रोग वेनरियल डिजीजेस अथवा जनन मार्ग संक्रमण। जनन मार्ग संक्रमण मीन्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं, RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो इनको ऐसे रोग जो समाज में मैथुन द्वारा या सेक्सुअल इंटरकोर्स द्वारा फैल रहे, उनको हम यौन संचारित संक्रमण या RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या रतिज रोग वेनरियल डिजीजेस बोलते हैं। सुजाक, गोनोरिया, गोनोरिया इंग्लिश में, सुजाक हिंदी में, सिफिलिस, हर्पीज, जननिक परिसर, जेनाइटल हर्पिया, क्लेमिडियता, क्लेमाइडियोसिस, ट्राइकोमोनासिस, लैंगिक मत्स्य, जेनाइटल वार्ड्स, लैंगिक मत्स्य, जेनाइटल वार्ड्स, यकृत बी, हेपेटाइटिस बी। तो ये इनके नाम है, गोनोरिया, सुजाक, सिफिलिस, हर्पीज, जननिक परिसर, जेनाइटल हर्पीजा, जेनाइटल हर्पीज, क्लेमाइडियोसिस, ट्राइकोमोनास्ता, ट्राइकोमोनियासिस, लैंगिक मत्स्य, जेनाइटल वार्ड्स, यकृत बी, हेपेटाइटिस बी। और हाल ही में सर्वाधिक चर्चित एवं घातक HVI, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसकी वजह से हो रहा एड्स। गोनोरिया के लिए जो पॉजिटिव एजेंट है जिसकी वजह से होती है, बैक्टीरियल डिजीजेज है, निजेरिया गोनोरी। इसका पॉजिटिव एजेंट है। सिफिलिस का ट्रिपोनीमा पैलिडम है, ट्रिपोनीमा पैलिडम। हर्पीस का हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। तो हर्पीस के आगे हर्पीस नहीं लिखता मैं, सिंप्लेक्स वायरस लिख देता हूँ, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। जेनाइटल हर्पीस, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। क्लेमाइडियोसिस, क्लेमाइडिया, ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनास, जेनाइटल वार्प्स, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस,
ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, HIV कॉजेटिव एजेंट ऑफ एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है जी। निजेरिया गोनोरिया का, ट्रिपोनीमा पैलिडम सिफिलिस का, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, जेनाइटल हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, क्लेमाइडिया, ट्राइकोमोनियासिस ट्राइकोमोनास, जेनाइटल वार्ट्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस और HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये हैं इनके कॉजेटिव एजेंट। ओके जी। तो रतिज रोग या जनन मार्ग डिजीजेस कहा जाता है, संक्रमण इन्फेक्शन कहा जाता है, सुजाक, सिफिलिस, हर्पीस, जेनेटिक परिसर, जेनाइटल हर्पीस, क्लेमाइडिएटा, ट्राइकोमोन्स्टा, लैंगिक मत्स्य, यकृतशोथी तथा हाल ही में सर्वाधिक चर्चित व घातक HIV एड्स आदि का सामान्य योग संचारित रोग है। इन सबके साथ HIV संक्रमण सर्वाधिक खतरनाक है। इन सब में सबसे ज़्यादा खतरनाक HIV इन्फेक्शन है, सर्वाधिक खतरनाक संक्रमण है। इसके बारे में पुस्तक के 8वें अध्याय में विस्तार से चर्चा की गई है। तो 8th चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में एड्स के बारे में हम लोग और पढ़ेंगे। ठीक है। अभी यहाँ पे फोकस करते हैं हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का। इनमें से कुछ संक्रमण जैसे कि यकृतशोथी, हेपेटाइटिस बी और HIV का संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति के साझे प्रयोग वाली सुइयों, तो इंजेक्शन, मानिए कोई ड्रग लेता है और इंट्रावीनस इंजेक्शन लेता है, उसी निडल का यूज़ कर ले कोई दूसरा और पहले वाला अगर कॉन्टामिनेटेड है, संक्रमित है, तो इस संक्रमण का फैलाव हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के साथ साझा प्रयोग, एक ही सुई को उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, तो HIV या हेपेटाइटिस बी एक से दूसरे पे फैल सकता है। शल्य चिकित्सा के, शल्य क्रिया के औजारों, शल्य क्रिया में सर्जरी वगैरह में जो यूटेंसिल्स यूज़ हो रहे हैं, तथा संदूषित रक्तादान। इसके अलावा संदूषित रक्तादान, कॉन्टामिनेटेड ब्लड डोनेशन, रक्तादान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड का अगर किसी को ज़रूरत पड़ी ब्लड ले लिया, लेकिन वो ब्लड पहले से ही कॉन्टामिनेटेड, प्रदूषित है, दूषित है, या फिर संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में भी संचारित हो सकते हैं। तो ये है इसके फैलने का तरीका HIV का और हेपेटाइटिस बी का, सुई से और हमारे सर्जरी के उपकरणों से, या माता से गर्भ वाले बच्चे में, संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। ठीक। तो इस तरह से इसका फैलाव हो सकता है। सुइयों से, सुई का आपने इस्तेमाल कर लिया, जो सुई पहले किसी दूसरे ने इस्तेमाल करी थी और वो अगर इससे दूषित था, संक्रमित था, तो इस संक्रमण का फैलाव हो सकता है। या रक्त के ट्रांसफ्यूजन से, रक्तादान से, रक्त के लेन देन में, या माता से गर्भ वाले बच्चे को, गर्भस्थ शिशु को, माता से गर्भस्थ शिशु को, तो ये हो सकते हैं कारण इसके फैलाव के। और शल्य चिकित्सा के, शल्य क्रिया के औजारों के द्वारा भी, अगर शल्य क्रिया के औजार कॉन्टामिनेटेड हैं, अगर संदूषित हैं, तो यकृतशोथी, हेपेटाइटिस बी और जननिक परिसर तथा HIV संक्रमण को छोड़ के बाकी सभी यौन रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं। तो ये 3 हैं जिनका कि उपचार अगर एक बार हो गए तो लाजमी है, अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ ही होगी, उसको रेस्क्यू नहीं किया जा सकता, उसका बचाव नहीं किया जा सकता। तो हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस तथा HIV, रट लीजिएगा, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस और HIV। हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस और HIV, तीनों में HI देख लीजिए, कॉमन बात। ये तीनों ऐसे हैं यौन रोग जिनका उपचार नहीं हो सकता, बाकी सारे उपचार हो जाएगा, इन तीनों का उपचार नहीं हो सकता, बशर्ते कि इन्हें शुरुआती अवस्था में पहचाना एवं इनकी उचित ढंग से पूरा इलाज किया जाए। तो बाकी के यौन रोग का पूरी तरह से इलाज हो जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि उनको अर्ली स्टेज पर डायग्नोसिस हो जाए और अर्ली स्टेज पे ही उनका इलाज चालू हो जाए।
इन सभी रोगों के शुरुआती लक्षण बहुत हल्के फुल्के होते हैं। तो जितने भी यहाँ पे हम लोगों ने पढ़े हैं यौन जनित रोग, उन सभी के शुरुआती लक्षण जो हैं बहुत हल्के फुल्के होते हैं। जैसे कि जननी क्षेत्र में गुप्तांग में खुजली होना, गुप्तांग में तरल स्राव आना, लिक्विड फ्लूइड का निकलना, हल्का दर्द, माइल्ड पेन और सूजन, इन्फ्लेमेशन। तो जननी क्षेत्र में खुजली, तरल पदार्थ, तरल स्राव का आना, हल्का दर्द तथा सूजन शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। संक्रमित स्त्रियां अलक्षणी हो सकती हैं और लेडीज़ के केस में हो सकता है कि एसिम्टोमेटिक हो, सिम्टम ही ना आए। कभी कभी उनमें संक्रमण के लक्षण प्रकट नहीं होते और इसीलिए लंबे समय तक उनका पता नहीं चल पाता। कभी कभी ऐसा होगा कि लक्षण आएंगे ही नहीं, लक्षण नहीं आएंगे तो बहुत लंबे समय तक पता ही नहीं चल पाएगा, अवेयर ही नहीं होगा बंदा कि उसको कॉन्टामिनेशन हो गया। संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में लक्षणों का प्रकट न होना या उनका कम महत्वपूर्ण होना तथा यौन संचारित संक्रमणों से जुड़े सामाजिक कलंक का डर संक्रमित व्यक्ति को समय पर जांच अथवा तथा उचित उपाय से रोकता है। तो लंबे समय तक हो सकता है सिम्टोमेटिक रहे या जो सिम्टम्स आ रहे हैं बहुत उसका हल्का फुल्का होना तथा यौन संचारित संक्रमणों से जुड़े सामाजिक कलंक का डर, यौन संचारित संक्रमण से जुड़े सामाजिक कलंक। समाज में हम क्या मुंह दिखाएंगे। संक्रमित व्यक्ति को समय पर जांच तथा उचित उपचार से रोकता है। संक्रमित व्यक्ति की जांच से डरेगा, वो जांच कराने ही नहीं जाएगा तथा उचित उपचार, जब जांच नहीं होगी तो उपचार नहीं होगा। इसके कारण आगे चल के जटिलताएँ पैदा होती हैं। तो शुरू में जो शुरुआती लक्षण आए, तरल स्राव, माइल्ड पेन, मीठा दर्द, हल्का दर्द, सूजन, ये शुरुआती लक्षण अब गंभीर परिस्थिति में बदल जाएंगे, चल के जटिलताएँ पैदा हो सकती हैं। जैसे कि श्रोणि शोथक रोग। श्रोणि शोथक रोग क्या है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। श्रोणि शोथक रोग, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन मीन्स सूजन, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, श्रोणि शोथक रोग। श्रोणि शोथक रोग नेक्स्ट स्टेज कि भाई शुरू में हल्की फुल्की सूजन थी, अब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो गई। गर्भपात, एबॉर्शन, मृत शिशु जन्म, स्टिल बर्थ, बच्चे का पैदा होना, मरे बच्चे का पैदा होना, अस्थानिक संगर्भता, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अस्थानिक संगर्भता मीन्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये क्या होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी? देखिए, प्रेगनेंसी आप कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? गर्भाशय में, लेकिन जब बच्चे का इम्प्लांटेशन, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन यूटिरस में ना होके किसी और जगह पे हो जाए तो उसको बोलते हैं अस्थानिक संगर्भता। बंध्यता, इनफर्टिलिटी अथवा जनन मार्ग का कैंसर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक का कैंसर, ये हो सकते हैं इसके एडवांस फीचर या एडवांस लक्षण, कैरेक्टर। तो एडवांस लक्षण में PID हो सकता है, कैंसर हो सकता है, PID हो सकता है, कैंसर हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकती है, मरा बच्चा पैदा हो, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या एबॉर्शन हो सकता है। तो ये सारे लक्षण एडवांस लक्षण हैं, गंभीर जटिलता के परिणाम स्वरूप ये लक्षण आएंगे। यौन संचारित संक्रमण स्वस्थ समाज के लिए खतरा है। यौन संचारित संक्रमण स्वस्थ समाज के लिए खतरा, भैया एक से दूसरे में फैल रहा है तो समाज उससे इफेक्ट हो रहा है। यौन संचारित संक्रमण स्वस्थ समाज के लिए खतरा है, इसीलिए इनकी प्रारंभिक अवस्था में पहचान, अर्ली स्टेज डायग्नोसिस तथा रोग के उपचार को जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुखता दी गई है। साथ के साथ डायग्नोसिस के अलावा ट्रीटमेंट, रोग के उपचार की ट्रीटमेंट जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के तहत, जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के तहत प्रमुखता दी गई है। यद्यपि सभी लोग इन संक्रमणों के प्रति अति संवेदनशील है। अब ये जो संक्रमण है हम लोग सभी इसके प्रति अति संवेदनशील, हाईली उसके प्रति सेंसिटिव है, वेरी मच सेंसिटिव अबाउट द इन संक्रमण के, इनके डिजीज़ के
लेकिन 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग के लोगों में इसकी घटनाएं बहुत अधिक संख्या में दर्ज की गई हैं। हालांकि सभी एज ग्रुप के लोग इसके प्रति हाईली सेंसिटिव हैं, अति संवेदनशील हैं, लेकिन 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग के लोगों में इसकी घटनाएं बहुत अधिक संख्या में दर्ज करी गई है। लेकिन मुख्यतः आप देखेंगे कि 15 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों में इसकी सबसे ज़्यादा घटनाएं दर्ज होती है। वह आयु वर्ग जिसमें आप भी आते हैं, तो ये वो आयु वर्ग है जिसमें आप भी आते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो इस समय देख रहे हैं लेक्चर 17 से 18 साल के, क्लास 12 को पार करके या तो ड्रॉपर या फर्स्ट ईयर, 18-19 साल के, तो सब इसी में 15 से 24 एज ग्रुप वाले ग्रुप में आ रहे हैं। लेकिन घबराइए मत, इससे बचाव का तरीका तो आप ही के हाथों में है। आप इन संक्रमणों को पूरी तरह से मुक्त रह सकते हैं, एसटीडी से बच सकते हैं, बशर्ते कि आप भविष्य में नीचे दिए गए साधारण नियमों का पालन कर लीजिए। क्या बातें हैं जी? प्रिवेंटिव मेजर क्या है? किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध ना रखें। अनजान व्यक्ति, अननोन पर्सन या मल्टीपल पर्सन्स के साथ सेक्सुअल रिलेशन ना रखें। मैथुन के समय सदा कंडोम का प्रयोग करें। मैथुन के समय एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स कंडोम का इस्तेमाल करें। यदि कोई आशंका है तो उसे तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिलें। अगर आपको सस्पिशियस है, आपके मन में कोई डाउट है, तो तुरंत ही किसी एलिजिबल डॉक्टर से, किसी काबिल डॉक्टर से मिलें और रोग का पता चले तो पूरा इलाज करवाएं। और अगर डायग्नोसिस में कोई इस तरह की बीमारी आ रही है तो उसको इलाज करवाइए। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं, एक टॉपिक किया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है जी, तो क्वेश्चंस पे आते हैं एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। पहला क्वेश्चन है एसटीडी में, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी यौन संचारित रोग हैं? एड्स, मलेरिया, हैजा। मलेरिया और हैजा हमारे यौन संचारित रोग नहीं है। एचआईवी है, मलेरिया नहीं है। आगे बढ़िए, ट्राइकोमोनियासिस है। कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें तीनों हो? सुजाक है, हेपेटाइटिस बी है, क्लेमाइडियोसिस है। यही वाला हमारा जवाब हो जाएगा, सुजाक, गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी और क्लेमाइडियोसिस। हेपेटाइटिस बी ये तो है हीमोफीलिया यौन जनित रोग नहीं है, एड्स है। तो हमारा तीनों कौन सा ग्रुप है? तीनों वाला ग्रुप ये है, इसको चुन लीजिए। 4 नंबर जेब में डालिए। आगे बढ़िए, नीट 2020 का क्वेश्चन है, सभी यौन संचारित रोगों सहित विकल्प का चयन करें। फिर से वही है कि इस ग्रुप में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें ऑल द मेंशन डिजीजेस आर ऑफ एसटीडी टाइप, एसटीडी डिजीजेज है। सुजाक, हाँ ठीक है। मलेरिया नहीं होता। एड्स, हाँ ठीक है, मलेरिया नहीं। कैंसर नहीं होता, एड्स सिफिलिस होता है। तो सुजाक, गोनोरिया, सिफिलिस ठीक, हर्पीस ठीक। हम लोग को ऑप्शन डी को चुन लेना चाहिए। नीट 20 का ये क्वेश्चन है आपका, 2020 का। आगे चलते हैं, नीट 2019 का ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग पूरी तरह से इलाज योग्य नहीं है? तो 3 एच आपको हमने बताए थे, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीस, और HIV, ये 3 होते हैं। तो सुजाक, गोनोरिया क्योरेबल है, जननांग मस्सा, जेनिटल वॉर्ड्स क्योरेबल है, जनिक्स परिसर यही वाला हमारा हेपेटाइटिस जेनेटिक हर्पीस यही है जो हमारा पूरी तरह से इलाज योग्य नहीं है। तो इसको हम लोग चुनेंगे, जेनेटिक परिसर। कौन सा रोगाणु सिफिलिस का कारण बनता है? पॉजिटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस किसके कारण होती है? हम लोगों ने लिखाया अभी आप लोग को, सिफिलिस किसके कारण? ट्रेपोनिमा पैलिडम के कारण, ट्रेपोनिमा पैलिडम। तो इसको टिक कर लीजिए, ट्रेपोनिमा पैलिडम। आगे चलता हूँ, कौन सा रोगाणु यौन संचारित रोगों का कारण बनते हैं? बैक्टीरिया, वायरसेस,
ठीक बात है। प्रोटोजोवन का ट्राइकोमोनियास। कवक, ठीक बात है। फंगल इन्फेक्शन, निमेटोड और वायरॉइड्स। तो ए और बी में हमारे बैक्टीरियल डिजीज गोनोरिया है, वायरस की HIV है, प्रोटोजोवन की ट्राइकोमोनियासिस है, फंगस की डिजीज हमारी तो इसमें हम लोग के ये वाले आंसर हो जाएंगे, ए और बी। ठीक है जी, आगे चलिए। कौन सा रोगाणु सुजाक का कारण बनता है? सुजाक का कारण निजेरिया गोनोरियाई। गोनोरिया, सोजाक, गोनोरिया। कौन सा रोगाणु सुजाक का कारण बनता है? निजेरिया गोनोरी। यौन संचारित रोग क्या है? संभोग के माध्यम से प्रसारित रोगों को सामूहिक रूप से यौन संचारित रोग के नाम से जाना जाता है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से जो रोग फैल रहे हैं समाज में, उनको हम लोग यौन संचारित रोग के नाम से जानते हैं। रोग विषाणुओं से ही फैलेंगे, जीवाणुओं से ही फैलेंगे, बैक्टीरियल है, वायरल है। तो ना तो हम ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया से ही फैलते हैं, ना ये कह सकते हैं कि वायरस से ही फैलते हैं। इसका भी रोल है, इसका भी रोल है। प्रोटोजोआ के माध्यम से फैलने वाले लोग, तो ये भी हम नहीं कह सकते। तो हमें टिक कौन सा करना है? टिक हमें करना है कि संभोग के माध्यम से प्रसारित रोगों को सामूहिक रूप से यौन संचारित रोग के नाम से जाना जाता है। वो रोग जिनका कि फैलाव, प्रचार प्रसार प्रकृति में या सोसाइटी में सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से हो रहा हो, उसके लिए हम लोग बोलते हैं यौन संचारित रोग। STD रोगों को रोकने के लिए कौन से सिद्धांत हैं? STD को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? अज्ञात व्यक्तियों के साथ सेक्स से बचें, बिल्कुल ठीक बात है। हमेशा सहवास के दौरान कंडोम, ठीक बात है। संदेह के मामले में डॉक्टर से परामर्श लें और बीमारी का निदान होने तक इलाज कराएं। ये तीनों ही बातें ठीक हैं। डी पे आ जाइए, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आके ये आपका टॉपिक ख़त्म हुआ। अगला टॉपिक है हम लोग का आर्ट पे आते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो इस वाले में लेक्चर को यहीं रोकता हूँ मैं। आर्ट में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, ओके, थैंक यू।